आओ, हम क्या कह रहे थे? हमने आप लोग को कल जो है ल्यूविस स्ट्रक्चर बताए, फॉर्मल चार्ज समझा दिया। ल्यूविस स्ट्रक्चर बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोग ऑक्टेट रूल समझ पाओ। आगे चल के रेजोनेंस समझोगे, वीबीटी समझोगे, वीएससी, बहुत अलग अलग थियरीज हैं, उसके लिए ल्यूविस स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग टॉपिक डालो, क्योंकि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक डालो, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलिए, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आप लोगों ने क्लास 10th तक पढ़ा है मेरे ख्याल में। देखिए बेटा, क्लास 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर ध्यान दो तो एक होते थे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और एक कौन से होते थे? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। सही है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और दूसरे क्या होते थे? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते थे। ध्यान दीजिएगा, नॉन, अच्छा, पोल्स का मतलब ही एकदम क्लियर है कि प्लस माइनस। पोल्स का क्या मतलब होता है? और नॉन पोलर मतलब वो कंपाउंड्स जो प्लस माइनस अपने अंदर नहीं रखते, वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें क्या नहीं होता? प्लस माइनस नहीं होता। सही है, तो और पोलर मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें क्या होगा? प्लस माइनस। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स भी दो तरीके के होंगे, प्योरली कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब क्या होते हैं? प्योरली कोवेलेंट, जिनमें प्लस माइनस बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलेंगे, बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ना के बराबर, एंड सो ऑन। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पानी में घुलेंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, एंड सो ऑन। आसान भाषा में बताएं तो ये वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो आयोनिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या बोला मैंने उत्कर्ष? ये वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो क्या शो करते हैं? आयोनिक बिहेवियर शो करते हैं। तो हर कोवेलेंट कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट नहीं होगा, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा बहुत कौन सा कैरेक्टर होगा? आयोनिक कैरेक्टर होगा। आप समझने वाली बात यहाँ पे क्या है आपके लिए कि नथिंग इज प्योरली कोवेलेंट, देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर, नथिंग इज प्योरली आयोनिक, देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। नहीं समझ में आया? आयोनिक अलग और कोवेलेंट अलग नहीं है, बीच बीच में ये साथ में भी चलते हैं कभी कभी, वही आएगा। पोलर मतलब वो कोवेलेंट जो थोड़े बहुत आयोनिक हैं। आया समझ में? लिखना नहीं, समझना था। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग समझो टॉपिक क्या बोला हमने? पोलैरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में लिखिए पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, partial ionic character in covalent compounds। ठीक है, partial ionic character in covalent compounds मतलब क्या है भाई? सही से समझिएगा। देखो, तो एक तरफ हम बात करें, ध्यान देना विष्णु, एक तरफ हम बात करें Cl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, सही है। इधर ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं, ये क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब प्योरली कोवेलेंट। N2 I2 Br2 H2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये पूरे के पूरे क्या है? नॉन पोलर। पोलर में HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7।
तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सुनिएगा बेटा, सत्यम आगे आ जाओ। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ज्यादा जो है क्लोरीन की तरफ टिल्टेड, मतलब क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचे हुए है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की चाह क्या है? ज्यादा। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की चाह ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। इसको क्लास 10th में कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे ना। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो क्लोरीन की तरफ बॉन्ड बनाए बैठा हुआ है ज्यादा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे हल्का सा क्या चार्ज आता है? हाइड्रोजन के ऊपर, और एक पोल्स आने की वजह से ये थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर शो करता है। आ गया समझ में? तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना है कि कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें आयोनिक कैरेक्टर है। नहीं समझ पाए? तो लिखो पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर में there are certain covalent compounds, there are certain covalent compounds which possess polarity, which possess polarity. There are certain covalent compounds which possess polarity. Say HCl, say HCl, ठीक है, and show properties similar to ionic compounds, and show properties similar to ionic compounds, and show properties similar to ionic compounds. आ गया समझ में? तो जब हम बोले पोलैरिटी या पोलराइजेशन या पोल, ये तीन टर्म यूज किए जाएगा, एक ही चीज है ये सब। पोलैरिटी, पोलराइजेशन, पोल। एक और चीज कहते हैं इसको डिस्टॉर्शन। पोलराइजेशन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इन व्हाट? इन शेप। HCl का जो शेप है, मतलब HCl का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वो किसकी तरफ ज्यादा है? Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ना? तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन और क्लोरीन में बराबर है, तो शेप डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, पोलराइज नहीं होगा। लेकिन अगर एक H है और एक Cl, तो शेप किसकी तरफ भागेगा? जिससे शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल पोलराइज है ना। आगे समझ में? अब कोई चीज कितनी पोलर है, कितनी नॉन पोलर है, ये बना लिखना तो नहीं का ना, जो अपने हिसाब से लिखते रहेगा आपको जो सही लगे। कोई चीज कितनी पोलर है ये स्टडी करने के लिए हम लोग लिखेंगे अगला टॉपिक, डाइपोल मूवमेंट। जिसका मन करे ये सब लिखने का बिल्कुल लिख सकता है अपनी समझ से, बेवकूफी मत करिएगा। क्या टॉपिक बोला? डाइपोल मूवमेंट। हिंदी अनुवाद ये देखो बेटा, अगर HCl की बात करें, HCl सही है, H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव है, Cl के ऊपर स्लाइड क्या है? नेगेटिव है। इस प्रकार से कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो, मान लो AB एक कोवेलेंट कंपाउंड है, A के ऊपर प्लस, B के ऊपर माइनस। अब ये डाइपोल ही तो है, डाइपोल मतलब दो पोल, एक प्लस और एक क्या हो गया? अब डाइपोल मूवमेंट का मतलब डाइपोल के मैग्नीट्यूड के बारे में बात, मतलब इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, उससे ये पता चलेगा कि भैया HF में आयोनिक कैरेक्टर HCl के मुकाबले ज्यादा होता है या कम होता है। भाई इसमें भी स्लाइड पॉजिटिव होगा, इसमें भी क्या होगा?
इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या होगा। अब दोनों पे ही पोलैरिटी है, मतलब रिहान दोनों कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर है, लेकिन किस में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है वो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, डाइपोल मोमेंट स्टडी करते हैं। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या है डाइपोल मोमेंट? देखो, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट और केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट एक ही चीज होती है। होता क्या है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करेंगे, इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब इन दोनों में जो चार्ज है, किसी एक का चार्ज ले लो और इन दोनों के बीच की दूरी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट। नहीं समझ में आया? ये लिख लो तो डेफिनेशन लिखवा दें। बेटा कोई एक चार्ज ले लीजिए, किसी एक का चार्ज और दोनों की दूरी से मल्टीप्लाई। क्या सबको आ गया समझ में? बोले डेफिनेशन देखो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड in a polar molecule, dipole moment of a covalent bond in a polar molecule is defined as the product of magnitude of charge, is defined as the product of magnitude of charge present on either of the two atoms, present on either of the two atoms and the distance between two atoms. And the distance between two atoms. ठीक है? सबको आ गया समझ में? सिंपल है। हाँ तो भैया देखो, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी सभी लोग, इस डाइपोल मोमेंट की यूनिट किसी को पता है? क्यों मतलब चार्ज होता है, उसकी यूनिट कूलम होती है, डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर एक यूनिट हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट होती है डी बाई, क्या होती है? हाँ वो भी सही, कूलम मीटर आपके डी बाई। अब ये डी बाई समझने के लिए हटा दूं। आपको अगर याद हो तो आपने क्लास 10 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब था वो मीडियम ज्यादा रिफ्रैक्शन करा सकता है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा रिफ्रैक्शन कराएगा। इसी प्रकार से जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा वो कोवेलेंट होने के बावजूद ज्यादा आयोनिक हो। आसान भाषा में कहें तो एक तरफ लिखा है Cl2, एक तरफ लिखा है HF, एक तरफ लिखा है HCl। सुन रहे हो? तो Cl2 मतलब Cl बॉन्ड Cl, HF मतलब H बॉन्ड F, इस पे स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव, HCl पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, मतलब ये प्योर कोवेलेंट है। यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.91 डी बाई,
इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.07 डी बाई, हमको एग्जैक्टली नहीं याद है, हम आपको बस वैल्यू बता रहे हैं, देख लेते हैं, 3 डी बाई। तो बताओ इसमें और ये तो खैर नॉन पोलर है, पोलैरिटी की बात ही नहीं होगी, इसमें कौन ज्यादा पोलर? 1.91। तो ये अब क्यों ज्यादा पोलर, यही बातें हम लोग को समझनी। देखो फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, केस 1, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लिखिएगा इसके अंदर, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, greater the electronegativity difference between two atoms, greater the electronegativity difference between two atoms, more will be the dipole moment. आओ समझ लो जब, अनुज क्या बोला अभी हमने? नहीं सुने? क्यों? तबीयत खराब है? तो भैया हमने क्या कहा कि इसमें और इसमें जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, बताओ भाई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। अब इस दोनों में हाइड्रोजन ही है, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इसी में ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू ये, तो उसके नीचे ये लिख दीजिए पूरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन HF इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन HCl। ठीक है, तो ये तो डाइएटॉमिक के लिए हो गया। ठीक है, फिर लिखो बेटा फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये तो डाइएटॉमिक हो गए, केस 1 हो गया ना। फिर लिखो फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ध्यान हटा दें। और सब लोग बोर्ड पर देखो, ट्राई एटॉमिक का मतलब कितने एटम्स? 3 एटम्स। तो एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, पहला अपूर्व देखना, BeF2 BeCl2 CO2, ये 3 बता रहे हैं, नजरे बोर्ड पे रखिएगा। इसका लुईस स्ट्रक्चर कल मैंने बता दिया था, तो लुईस स्ट्रक्चर बेरिलियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2, 1 2, फ्लोरीन इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से बॉन्ड बनाएगा, बात समझ में आ गई। फिर BeCl2 का भी ऐसे ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, बेटा ध्यान दीजिए, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 मतलब 1 2 3 4। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों आपस में से। सबको आ गया समझ में? अब हमको ये बताइए, एक सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें बेरिलियम और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भागेगा? क्लोरीन की तरफ भागेगा, तो डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ होगा। सही है, सुनिएगा,
इस बेरिलियम और इस क्लोरीन में भी कौन डाइपोल मोमेंट ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भागेगा, तो डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो? दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अरे माइनस कर दोगे, μ1 माइनस μ2। अच्छा, दोनों ही BeCl और BeCl हैं, इसका मतलब दोनों का ही डाइपोल मोमेंट बराबर होगा और कट के क्या आ जाएगा? जीरो। तो BeCl2 का डाइपोल मोमेंट जीरो है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, बिकॉज ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डाइपोल मोमेंट क्या कर देते हैं? जीरो। अब बताओ इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में इन दोनों का कृपा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ भागेगा? उधर। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर। नेट डाइपोल मोमेंट फिर से क्या आएगा? तो इन तीनों का ही नेट डाइपोल मोमेंट इसलिए जीरो है क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, नेट डाइपोल मोमेंट करके क्या आ जाता है? लेकिन आ गया समझ में? अब देखो इसी में ट्राई एटॉमिक में ही हम बताएं आपको एक और एग्जांपल, समझना। H2O, सब लोग लिखना बेटा, H2O। H2O की बात करें तो ऑक्सीजन सेंट्रल है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन, ये बन गए दो कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये दोनों क्या कहलाते हैं? लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर हो गए। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल मैंने कितना बताया? कल बताया था इन दोनों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। समझ गए? इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 104.5। अब हमको ये बताइए, ये सब तो कल बता चुके थे ना। अब ये बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां भागेगा? पारस। ऑक्सीजन की तरफ म्यू होगा इसका, और इसका भी कहां होगा? अब बताओ इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। अगर हमको थीटा पता चल जाए तो हम वेक्टर डायग्राम से अपना काम भी कर लेंगे। अब आप लॉजिकली सोचो, ये μ1 है, अगर यहाँ थीटा पता हो तो μ1 cos थीटा हो जाएगा। ये भी μ1 है तो ये भी μ1 cos थीटा। तो म्यू किसके बराबर होगा? μ1 cos थीटा प्लस μ1 cos थीटा। अच्छा, μ1 sin थीटा और μ1 sin थीटा कट के जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट म्यू कितना आएगा? μ1 cos थीटा प्लस μ1 cos थीटा 2μ1, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डाइपोल आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट आएगा। अब हमको ये बताओ इन चारों में से कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है? वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और बाकी तीनों क्या है? तो वही 10th वाली बात अब याद करो, वाटर बीइंग पोलर कोवेलेंट इन नेचर। तो क्यों कोवेलेंट है इसमें? नहीं समझ में आया? इसके बाद देखो हम लोगों ने डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक पढ़ लिया। इसके बाद लिखिए टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक में दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, लिखिएगा बाद में आराम से। एक तरफ हम आपको समझा रहे हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को लेके,
जो मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। और एक तरफ हम ले रहे हैं अमोनिया, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया दोनों ध्यान दीजिएगा। जैसे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, एक फ्लोरीन यहां से आएगा, एक फ्लोरीन यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। सही है। अब बताओ भैया, बोरॉन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भागेगा? डाइपोल मूवमेंट किधर की तरफ होगा? सही है। इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां बनेगा? और ये डाइपोल मूवमेंट इस डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल करके नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? तो ये भी नॉन पोलर हो गया। बात समझ में आ गई? अमोनिया देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 मतलब 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं लगा देते हैं अपने हिसाब से, इसके पीछे भी रीजंस हैं और वो तब समझ में आएंगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। अभी इसके बाद ही हम लोग को पढ़नी है BSc-PR थ्योरी, तो समझ जाओगे कि इतनी दूर दूर इससे काहे लगा रहे हैं या इनको इधर इधर उधर काहे लगाया है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन, एक और ये लोन पेयर पड़े रहेंगे। अब बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ भागेगा? यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका और इसका रिजल्टेंट भी इधर ही की तरफ होगा और इसका रिजल्टेंट इस म्यू से जुड़ेगा कि माइनस होगा? जुड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ नेट म्यू आएगा और नेट म्यू आएगा मतलब ये क्या हो गया? पोलर। ये क्या हो गया? तो समझ गए? ठीक है। हाँ जी, SO2 और SO3 का बनाए वो स्ट्रक्चर, बस आपको थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रहा हो, तो बाकी ऐसा कुछ है। अब देखो, सबसे पहले तो इधर है SO2, इधर SO3। अभी सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 2 ऑक्सीजन है, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर एक ऑक्सीजन होगा, इधर एक ऑक्सीजन होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये लोन पेयर हमने ऐसे बना दिया। नहीं समझ में आया? देखो, कोशिश ये रखनी होती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। यही BSc-PR थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है आगे जाके। अब जैसे इसमें SO3 है, होता क्या है पता है प्रियांशु? अगर तुमने मान लो इसको सीधा बना दिया, क्योंकि मन में आता है, और यहाँ कौन बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ लोन पेयर ना होता प्रियांशु तो हम सीधा ही बनाते। अगर मान लो यहाँ लोन पेयर ना होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा सब लोग सुन लीजिएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं था तो सीधा स्ट्रक्चर बन गया था। लेकिन सल्फर के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो होता क्या है प्रियांशु, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं भाई? दोनों नेगेटिवली चार्ज, तो रिपेल करके ये बेंड हो जाता है और ये भी इसको रिपेल करता है, जिससे क्या हो जाता है? नहीं समझ पा रहे। तो electrons and bonds try to remain as far apart as possible in order to acquire stability. अब इसमें बताओ, लोन पे दो दो दो, इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया अपना ऐसा कुछ। तो बात समझ आई? अब बताओ, कौन पोलर कौन नॉन पोलर? इसका सुमित, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भागेगा? ऑक्सीजन की तरफ।
इसका इसका नेट डाइपोल इधर आएगा, तो कुछ ना कुछ नेट डाइपोल आ रहा है ना, तो म्यू नेट आएगा। मतलब पोलर की नॉन पोलर? पोलर। इधर बताओ, इसका इसका इधर, इसका इसका इधर, इसका इसका ऊपर, इसका इसका रिजल्टेंट इसको क्या कर देगा, जिससे नेट पोलर यानी कि नॉन पोलर। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसका मूल सिद्धांत क्या था? अरे ओवरऑल मोटा माटी बात क्या समझ आई कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब हम उल्टा पढ़े, लिखो इतना सब पढ़ लिया, कोवेलेंट में आयनिक, अब उल्टा क्या पढ़ोगे, आयोनिक में कोवेलेंट। पढ़ो भैया, लिखो टॉपिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। फिजिक्स लगाते रहना घर पे, मैथ लगाते रहना। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, ब्रैकेट में लिखो फजान्स रूल। फजान भैया का कानून, ठीक है। फजान रूल क्या बताता है, आयोनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो पूरी तरीके से आयोनिक नहीं है, थोड़े बहुत क्या हैं, कोवेलेंट। अब कौन कितना कोवेलेंट है आयोनिक के अंदर वही बताएंगे फजान भैया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। पहला बोले, पहला नियम लिखो इनका, साइज ऑफ आयंस के बारे में, साइज ऑफ आयंस के बारे में। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइंस, smaller the size of cations and greater the size of anions, greater is the polarization in ionic compound. Smaller the size of cation, greater the size of anion, greater is the polarization in ionic compound. तो भैया इसका मतलब समझ लो एक बार, कैटाइन छोटा एनाइन बड़ा, तो दो चीजें हैं। अगर देखिएगा, एक तरफ एग्जांपल लेते हैं LiCl का, एक तरफ एग्जांपल लेते हैं NaCl का। अब हम लोग कैटाइन के हिसाब से पहले पढ़ रहे हैं। देखो दोनों में जो क्लोरीन है वो क्या है, सेम है। लिथियम और सोडियम में कौन छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है, तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, इसमें ज्यादा। मतलब हमारा कहने, अब यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा कि आयोनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक के अंदर कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कौन सा कोवेलेंट ज्यादा, कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, LiCl की NaCl, LiCl। तो अगर कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा तो आयोनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। LiCl NaCl से ज्यादा कोवेलेंट है, ठीक है। और आयोनिक कौन ज्यादा है, NaCl। और एग्जांपल ले लो जरा बेटा, ये NaF और NaCl, इन दोनों में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, दोनों का कैटाइन सेम है। एनाइन का साइज किसमें ज्यादा है,
साइज ऑफ एनाइन अगर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा। नहीं समझ पाए? तो इन दोनों में कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगा? तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा एज कंपेयर टू NaF। पहला कानून समझ में आ गया? देख लो, ये तुम एग्जांपल दे दो। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? दूसरा कानून लिखो इनका। चार्ज ऑन आयंस, पहला हो गया साइज, दूसरा हो गया चार्ज ऑन आयंस। Greater the charge on ions, more will be the polarization in ionic compound. क्या बोला? Greater the charge कि more the charge? Greater the charge on ions, more will be the polarization in ionic compound. ठीक है, चलो इसका भी मतलब समझ लो। देखो सब बोर्ड देखो, जैसे तीन चीजें लिख रहे हैं, NaCl दिख रहा है सबको, MgCl2, AlCl3, NaCl, MgCl2, AlCl3। बताओ भाई किसमें चार्ज ज्यादा है, Na की Mg की Al? भाई Al में +3, इसमें +2, इसमें क्या होगा? तो चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? तो कोवेलेंट, देखो पोलराइजेशन भी इसी में ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसमें ज्यादा? AlCl3 ज्यादा कोवेलेंट है। मतलब आयोनिक के हिसाब से अरेंज करने को आ जाए तो उल्टा कर देना, है ना? यही सवाल बनते हैं डायरेक्ट। ये दो रूल आ गए होंगे समझ में। तीसरा रूल लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, हाँ बेटा, अब जैसे दो कैटाइन है, एक ले लेते हैं सोडियम, एक ले लेते हैं जिंक, दोनों ही है ना, या Mg ले लो, दोनों की वैलेंसी +2 होती है। अब हम Mg से बनाएंगे MgCl2 और जिंक से बनाएंगे ZnCl2। ठीक है, बताओ भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इधर देखो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन NH2A में D आ जाए, बेटा सुनिएगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाए? D। अगर कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP6 और एज कंपेयर टू कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP6 और D भी है,
लिख दो, ठीक है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाता है डी, तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा साइज बढ़ने से। क्या हो जाएगा कि पोलराइज ज्यादा है, तो पोलराइजेशन ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, कैरेक्टर भी ज्यादा है। तो MgCl2 और ZnCl2 में ज्यादा आयोनिक कौन है, MgCl2। ZnCl2 में क्या आ गया है, पोलराइजेशन आ गया है। ये तीन नियम दिमाग में रखने, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप electronic configuration of the type S2P6D10 ठीक है, is more polarized as compared to S2P6, ठीक है। ये लिख दो, उसके नीचे पूरा लिख दो, समझ आता है। देखो ये तीन बता दिए हमने, थोड़े कितने होते हैं, चार। एक और लिख लो, लेकिन वो समझ नहीं आएगा। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, वो कल बताया था पानी के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, बस इतना लिख लो अभी के लिए कि क्या है, बाकी समझ में आएगा तो बाद में समझाएंगे। देखो higher the dielectric constant of medium, higher the dielectric constant of medium, lesser will be the extent of polarization, lesser will be the extent of polarization, ठीक है। lesser will be the extent of polarization, lesser, दो तरीके के लेसर होते हैं, एक LESSOR, एक LESSER। दोनों का मतलब लेसर तो जानते हो ना, ये वाला कम वाला। एक और होता है ना लेसर, LESSOR, लेसर। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत भी बोल सकते हैं। अच्छा अभी सवाल लिखिए, ये 2018 मेंस का सवाल है, देखो ओके। BaCl2 CaCl2 MgCl2 BeCl2, ये ठीक है। सवाल क्या है, इनको इनके मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में सजाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब आप लोग पहले क्या सोचोगे, अवंतिका बताइए, कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ अनमोल, जो सबसे कम कोवेलेंट होगा। अरे जो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा उसी का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कौन सबसे ज्यादा आयोनिक है, ये फजान रूल भैया बताएंगे, है? तो फजान रूल में देखो कैटाइन का ही तो साइज देखना है, एनाइन तो सब में क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब साइज बड़ा तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। बताओ बेटा मांगे कार स्कूटर, किसका बाप, स्कूटर छोड़ दो, ठीक है। किसका साइज सबसे बड़ा है, बीए का साइज बड़ा, बी का साइज छोटा, मतलब बीई वाला जो मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंट है। बीई वाला मॉलिक्यूल क्या है, कोवेलेंट है। फिर कौन कोवेलेंट है, Mg वाला कोवेलेंट है। फिर कौन कोवेलेंट है, Ca वाला कोवेलेंट है। और सबसे ज्यादा कम कोवेलेंट यानी कि सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है, BaCl2 सबसे ज्यादा आयोनिक है। तो जो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे, नहीं समझ में आया,
यही सेम टॉपिक हम लोग को एस ब्लॉक में पढ़ना है, यही इसी की फैमिली में। ये सेट एस ब्लॉक के है ना, सेकंड ग्रुप, यही सेम टॉपिक हम लोग को वहां पढ़ना है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो आपको सब आसान लगेगा, ठीक है? देखो बेटा सभी लोग, अभी एक सवाल है बहुत साधारण सा है, आप भी कर ले जाओगे लेकिन बाद में कंफ्यूजन होगी किस बेसिस पे सोचें। जैसे हम कह रहे हैं कि एक तरफ कौन बताएगा, अक्षता, SnCl2, एक तरफ SnCl4, ठीक है? अभी इनमें से कोई एक सॉलिड है और कोई एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो बताइए कौन क्या हो सकता है? एक तरफ SnCl2 है, एक तरफ SnCl4। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टिन जो है दो कोवेलेंसी शो करता है +2 और 4 की, और क्यों शो करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, परसों ही बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? इसमें डी आने की वजह से, भूल गए क्या? याद है ना? वो तो अच्छा है। हाँ, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। हाँ ये डिसाइड हो जाए तो काम हो जाएगा। वो जो लिक्विड है वो कोवेलेंट होगा और जो सॉलिड है वो कम कोवेलेंट होगा क्योंकि इसमें आयोनिक डायरेक्ट एकदम सही है। तो कौन सा लिक्विड हुआ? SnCl4 लिक्विड है और SnCl2 क्या है? अब क्यों है? क्योंकि Sn की वैलेंसी यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है और चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा, और कोवेलेंट ज्यादा तो इसको मेल्ट करना आसान होगा ना, या बॉयल करना क्या होगा, इसलिए ये वोलेटाइल लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड। इसको किसको नहीं समझ में आया? सबको आगे समझ में? अब यही सवाल एक एडवांस का सवाल था। एडवांस में पी ब्लॉक में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दो कंपाउंड्स हैं ऑफ कोई एक पी ब्लॉक ग्रुप, हमको पूरा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन सवाल लोग किस तरह से घुमाया था ये सुनो बस। सवाल क्या था कि पी ब्लॉक का जिस भी फैमिली का टिन है उसका एक मॉलिक्यूल है, उसका एक सॉरी क्या है, एलिमेंट है टिन। यहाँ पे इसकी दो वैलेंसीज हैं, दो कोवैलेंसीज हैं +2 और +4, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे मैं पूरा बताया दे रहा हूँ आप लोग को। इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो बताइए ए और बी इनमें से क्या क्या होंगे? एकदम सीधा साधारण सवाल आया था, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, ये डेढ़ साल बाद आपको याद ही नहीं रहेगा। जैसे परसों इनर्ट पेयर इफेक्ट कंफ्यूजन में होगा आपके, है कि नहीं है? नहीं है? बढ़िया। सभी लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा, हाँ क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने दो टॉपिक बहुत प्रिसाइसली पढ़ लिए हैं कि आयोनिक में कोवेलेंट, कोवेलेंट में आयोनिक। कौन सा कब कहाँ काम आएगा बस याद रखने का काम आपका है। अगला टॉपिक डालो, देखो बेटा, रेजोनेंस, रेजोनेंस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, तो रेजोनेंस समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाद में हमसे मत कहना कि ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही है। आओ एक ही बार बताएंगे, इसलिए कह रहे हैं ऑर्गेनिक में समस्या आए इससे अच्छा है अभी ही पढ़ लें, ठीक है? क्या है भैया रेजोनेंस? देखो अभी सबसे पहले हमारा सवाल है, कौन बताएगा? वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, NO3- का स्ट्रक्चर बनाना है, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? आओ देखो बेटा, सब लोग बना लोगे? लुईस स्ट्रक्चर कल बता दिया था। सेंट्रल एटम किसको लोगे? नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। सुन रहे हो?
1 2 3 4 और यहाँ क्या होगा, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 और यहाँ से इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब भैया नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं। कल बताया था क्यों? फॉस्फोरस कितने बना सकता है, 3 और 5, क्योंकि उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन को 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनवा दिए। ऑक्सीजन पे सुमित, ऑक्सीजन पे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0। भाई इसके दोनों बॉन्ड कंप्लीट है ना, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट है, 1। अच्छा ये O पे क्या है, तो माइनस का मतलब है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, और इसके लिए क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये बन गया NO3 का, NO3 माइनस का इलेक्ट्रॉन डॉट LUVC स्ट्रक्चर। सबको आ गया समझ में, पढ़ाते करो फिर दिमाग, क्यों आएंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, क्या करेंगे। अब बताइए, कल नहीं आया और ये समझ आया नहीं आया ना समझ में, तो वही होता है, गोला देंगे आप तो गोला मिलेगा, इसीलिए पढ़ाई कीजिए ना बेटा। अब रेजोनेंस समझाते हैं, इधर ध्यान दो बेटा। ये तो हमने लुईस स्ट्रक्चर बना दिया, रेजोनेंस के पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो नेगेटिव है क्या है ये, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आगे चल के हम लोग सीखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं ना इसलिए, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के यहां डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ क्या बना दिए, बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ क्यों आए, इस माइनस की वजह से। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कहता है कि आप यहाँ जाके क्या बना लीजिए, बॉन्ड बना लीजिए, ताकि आप थोड़ी स्टेबिलिटी एक्वायर कर सकें। तो रेजोनेंस से क्या एक्वायर होती है, स्टेबिलिटी, ध्यान रखना इस बात। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, सही है। डबल बॉन्ड बनने की वजह से बॉन्ड की लेंथ छोटी हो गई होगी, ध्यान दो। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बनने से बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई, बॉन्ड की लंबाई छोटी हो गई, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की दूरी अनुश्री कम हो गई, और दूरी कम हो गई तो वो टाइटली पैक्ड हो गए, मतलब स्टेबल ऐसे भी हो गए। नहीं समझ पाए, तो रेजोनेंस से पहले तो यहाँ लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ हो गई छोटी, ये भाई साहब अपनी जगह पे ही। बोले बात समझ आई। अब यहाँ जब डबल आएगा तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होंगे, 2 2 4, तभी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 2 4, किसी एक बॉन्ड को त्याग देना पड़ेगा। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड बनने लगा तो ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट हुआ, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे माइनस आ गया, ये बॉन्ड टूटा और 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4 5 6 विद माइनस आ गया। नहीं समझ में आया, यहां बना यहां टूटा, और फिर से यही होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिर से ये वाला माइनस क्या करेगा, रिपेल। भाई ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन से कहेगा यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना के स्टेबल क्यों नहीं हो लेते हो। तो फिर यहाँ जब डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, और ये डबल इस डबल को क्या करेगा, फिर से ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे वही आ जाएगा जहां से शुरू किया था, और ये प्रोसेस लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, और इसी वे में नाइट्रेट आयन थोड़ी सी स्टेबिलिटी बना पाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, आ गया समझ में। एक और से समझा दें, लगे हाथ एक और समझ लो। क्या आप सब लोग एसिटेट आयन जानते हो? अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था ना मैंने, CO3
डाई माइनस, कार्बोनेट आयन। कार्बन सेंट्रल एटम है, देखना कार्बन है सेंट्रल एटम, ध्यान, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। भैया देखो 1 2 3 4, यहाँ कितने माइनस हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन पे क्या रहेंगे, इस पे भी माइनस और इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि 2 ही माइनस है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और इस माइनस की वजह से एक और क्या आ गया, और ये 7। नहीं समझे, इधर 1 2 3 4 5 6 तो है ही और इस माइनस की वजह से क्या आ गया। तो हमारा मकसद क्या था कि लोन पेयर्स को पेयर में रखना है, 1 2 3 1 2, एक ज्यादा हो गया क्या, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, बोलो समझ आया। अब ठीक बोल, ये समझ आ गया क्या बनाया मैंने, लुईस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सारे लोन पेयर पेयर हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2। अब रेजोनेंस शुरू होगा, कहां से रेजोनेंस शुरू होगा, यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हो। अब देखना बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करके यहां क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। जब यहां बनेगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड इस बॉन्ड को क्या करेगा, यहां से बॉन्ड टूट के यहां क्या आ जाएगा, तो C, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक क्या आ गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, तो वही था जो था। तो बात समझ आई, क्लियरली समझ में आ गई। अब फिर से, अभी हमने रेजोनेंस यहां से यहां गए, अब हम यहां से कहां जाएंगे, फिर से ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहां क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इस डबल को क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट करके, तो आगे जगह नहीं मेरे पास, अब इन दोनों के बीच में डबल आ जाएगा और यहाँ का डबल टूट के यहाँ माइनस विद लोन पेयर दे जाएगा। क्लियर हो गया, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 और एक और बनेगा।